नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और हल्ला बोल में आज हम उन चेहरों से पर्दा हटाएंगे जो सरकारी मलाई खाकर अलगाववाद का राग अलाप रहे हैं। कुछ सरकार की मजबूरी है कि इन नेताओं पर सख्ती का डंडा दिखावे के तौर पर भी नहीं चला पाती और श्रीनगर की मस्जिद के बाहर डीएसपी की हत्या मामले में 5 लोग पकड़े तो जा चुके हैं, लेकिन वो अलगाववादी अब तक आजाद हैं जिन्होंने हत्या का पहला सुर, पहला पत्थर उठाया। खबरदार किसी ने हम पर शक करने की जुर्रत भी की। शहीद डीएसपी अयूब के परिवार के हर बाशिंदे के दिल में भले ही मातम हो, दिमाग में भले ही गुस्से का तूफान हो, लेकिन अलगाववादियों को इन्होंने खबरदार कर दिया है कि हिम्मत और हौसला यूं ही बिखरने वाला नहीं। ये वही अलगाववादी हैं जो खाते तो यहाँ का है और गाते दुश्मनों की, लेकिन अब बर्दाश्त की किस्तें भी खत्म हो चली हैं। वहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो डीएसपी साहब उनकी हिफाजत के लिए थे, उन्हीं को मार डाला। श्रीनगर में 500 साल पुरानी जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी अयूब पर जब दरिंदे सांसों का हिसाब किताब कर रहे थे, इसके करीब ही मीर वाइज उमर फारूक भी वहाँ मजहबी तकरीर के लिए पधार चुके थे। सवाल उठता है कि क्या अपने कश्मीरी अफसर की जिंदगी के एक जर्रे की भी उन्हें परवाह नहीं थी? यही सवाल दिल्ली तक कौंधा तो महबूबा के साथ साझा सरकार की मजबूरी की सरहदों में भी केंद्र को सख्ती दिखानी पड़ी। तो इतना आप आश्वस्त रहिए कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए और हमारी जो ये पुलिस फोर्स है, ये हमारी अपनी फोर्स है, ये हमारे अपने बच्चे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आतंक के नशे में पगलाई भीड़ ने अयूब की जान ली या फिर सोची समझी प्लानिंग ने डीएसपी को रमजान के पाक महीने में अपना शिकार बना लिया? क्या राज्य सरकार ने भी उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया? पुलिस की सब कोताही है क्योंकि इनको कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, सिक्योरिटी क्या है? अलगाववादियों पर रहम क्यों? उनके नाज नखरे, उनकी सुरक्षा और उनकी खिदमत क्यों? बरसों से देश के खिलाफ जहर उगलने वाले हुर्रियत नेता श्रीनगर से दिल्ली तक सरकारी खर्चे पर ऐश कर रहे हैं, तो सरकार इन पर मेहरबान क्यों है? That's it. Government of India has to take a decision. Not we people let them do it. We welcome that. We don't. Why don't you reject the force? Though you don't want. We many times our leaders said we don't want, but they are coming and protecting them. Let them call them. पहले फिरोज डार और अब अयूब की शहादत, दोनों पुलिस अफसर कश्मीरी थे, लेकिन अलगाववादियों को न कश्मीरी होने से फर्क पड़ता है और न उनके मुस्लिम होने से। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सवाल बिल्कुल साफ है, हत्या भले से ही एक भीड़ ने की हो, पर उस भीड़ को लगातार अपनी तकरीर से उकसाया किसने? कौन है जो घाटी में यह जहर फैला रहा है और इन लोगों को क्यों भारतीय सरकार अभी भी सुरक्षा दे रही है? इनकी सुरक्षा क्यों ना छीन ली जाए? हमारे साथ इस वक्त हल्ला बोल में जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, और इनामुन नबी जो कि प्रवक्ता हैं आवामी इत्तेहाद पार्टी के। इनामुन नबी, सबसे पहले आप ही से पूछना चाहती हूं, क्या जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है मीरवाइज उमर फारूक की? एक आदमी की हत्या कर दी गई उनकी मस्जिद के कुछ मीटर दूर और वो अपनी तकरीर करते रहे। ये सवाल पहले उनको जाता है, मीरवाइज साहब को जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मीरवाइज साहब जामिया मस्जिद में आए तो उनको गेट पर ड्रॉप किया, गेट के बाद वो सीधे ही मेंबर पर चले गए। अब मेंबर पर उसकी कौन सी इतनी हॉटलाइन कम्युनिकेशन है कि उसको बताया जाता है कि सड़क पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाहर जो चौक में वाक़ा पेश हुआ, दिलसोज अफसोसनाक वाक़ा पेश हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ? इनामुन नबी साहब, ये कैसे पता चलता? वो गेट पर उसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से गेट पर ड्रॉप किया जाता है। मीरवाइज उमर फारूक उस मस्जिद के मीरवाइज हैं, वो उसके रखवाले हैं। उस मस्जिद के अंदर कुछ भी होगा, आप ये बोल रहे हैं कि मीरवाइज उमर फारूक को पता नहीं चलेगा? और एक आदमी के सरे बाजार हत्या कर दी जाती है, पीट पीट के 30 मिनट तक ये चलता रहा और मीरवाइज उमर फारूक तक एक शब्द भी नहीं पहुंचा।
मैडम जिस हाल में ये वाक़ा पेश हुआ है वो खुद एक कंट्रोवर्शियल और सस्पिशियस माहौल करार देता है। हमें ये पता नहीं पहले कि ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर विदाउट सिक्योरिटी वहाँ कैसे पहुँचे, उनके PSOs कहाँ हैं, उनको अकेले किस तरह छोड़ा गया, जबकि सबको पता होता है कि एक तो ये वोलेटाइल इलाका है, दूसरा वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तो ऐसे में अगर ये वाक़ा पेश हुआ है, साथ सिक्योरिटी बेशक होनी चाहिए थी, और ये सवाल तो हम सरकार से भी पूछेंगे कि क्यों अलगाववादियों को सिक्योरिटी मिले और ऐसे पुलिस अफसरों को ना मिले, क्यों फिरोज डार को एक बुलेट प्रूफ व्हीकल ना मिले। पर पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि मीरवाइज उमर फारूक से उनके सारे पर्क्स, उनकी सिक्योरिटी क्यों ना छीन ली जाए, जो वाक़ा पेश हुआ है उससे दो ही चीजें सामने आ रही है। मैडम मैं आपको कह रहा हूँ इस वाक़े के बाद दो ही ऑप्शन सामने आ रहे हैं, या तो एक कॉन्स्पिरेसी थी या तो एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। अगर कॉन्स्पिरेसी इस वजह से कि पुलिस वाला सीनियर पुलिस ऑफिसर कैसे जाता है, यहाँ SHO किसी जगह जाता है उसके साथ तो 10 लोग जाते, ये तो उससे कई रैंक आगे है। नहीं, तो उसके जो तीसरा ऑप्शन है जो कि आप बहुत कन्वीनियंटली बात नहीं करें जिसके बारे में, वो कि ये है कि कॉन्स्पिरेसी थी पर अयूब पंडित के खिलाफ थी, उनको मिल करके घेर करके जिस तरह से मारा गया है, कॉन्स्पिरेसी तो उनके खिलाफ थी। पर लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मैडम मैं थोड़ी वो बता सकता हूं, बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है मीरवाइज उमर फारूक की। वो अपना सारा मलाई खाते रहे सरकारी पैसे पे, उनके साथ आगे पीछे गार्ड घूमते रहे, उनको फैसिलिटीज मिलती रहे, और अयूब पंडित जैसे अफसर वो बलि चढ़ते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, जी देखिए, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। पहली बात तो ये है कि आज की तारीख में कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की ना तो कोई इज्जत रही है और ना किसी किस्म का डर है उनको। तो ये क्यों हुआ है? इनको, इस पब्लिक को शय कौन देता है? इस पब्लिक को शय मेरे हिसाब से 4 लोग देते हैं। पहला, जो हुर्रियत के लोग हैं, जो एंटी नेशनल हैं, जो हर समय देश के बरखिलाफ बातें करते हैं और बयान देते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल क्लास, जो इनको कोई रोकने के प्रबंध नहीं करती। तीसरा, जो ये पीसनिक्स हैं, हमेशा पीस की बात करते हैं लेकिन किससे बात करें, क्या बात करें, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, वो ग्रुप है जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की प्रोटेक्शन करता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पब्लिक है उसको शय मिलती है, कम से कम इन इलाकों में जहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर हालत खराब है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर के हैं, उनको शय मिलती है कि हमारे पास सपोर्ट है। इस समय नहीं, एक मिनट पद्मा जी, एक मिनट, इसमें जो हमें देखना है कि पिछले हफ्तों में क्या हरकतें हुई। गोगोई की हरकत हुई, पहले एक दफ़ा आपने वीडियो में दिखाया कि पुलिस को ठुड्डे मारे जा रहे हैं, फिर ये एक हत्या हुई, फिर ये दूसरी हत्या हुई। इससे क्या, इस समय जिस किस्म के बयान आए इन लोगों से, तो पब्लिक सोचती है जो इनके कंट्रोल में है, हुर्रियत के कंट्रोल में, कि उन्हें शय मिली हुई है, जो चाहे करें। देखिए, पानी इस वक्त सिर से ऊपर निकल चुका है, हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये जो हुर्रियत के लोग हैं, जिनको सरकार इतनी फैसिलिटीज़ देती है, आप लगातार कह रही हैं, ये केवल फैसिलिटीज ही नहीं बल्कि इनके बरखिलाफ तो कुछ एक्शन होना चाहिए। ये एक्शन कब चालू होगा मेरी समझ में नहीं आता कि कितने व्यक्ति खोएंगे। और सबसे बड़ी गंभीरता की बात, जो दुख की बात है कि हमारी पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्स की ना तो कोई इज्जत रही है। ये क्या देश है हमारा? हमारी आर्म फोर्सेस की, पुलिस की कोई इज्जत नहीं कर रहा आजकल, कोई उनसे स्केयर नहीं है। अगर इज्जत और स्केयर नहीं है तो बेकार उनको क्यों परेशान कर रहे हैं वहां पे? आप क्यों हमारी हत्याएं करा रहे हैं? रोज फौजी मर रहे हैं, गगोई की बात होती है, पथराव होता है, आर्मी चीफ स्टेटमेंट दे देते हैं, क्या रवैया रहेगा सरकार का? खड़े हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो क्या रहा है? इसको बंद करो यार फोन को। देखिए, इस कश्मीर की समस्या के 2 पक्ष हैं। सुरक्षा बलों को और सरकार को किस हिसाब से वहां पर कार्य करना, उसका एक प्रशासनिक पक्ष है। दूसरा है इस समस्या से जुड़ा हुआ राजनीतिक पक्ष। हमें दोनों पक्षों के ऊपर समाधान करना होगा। बिल्कुल जनरल प्रसाद ने बिल्कुल सही बात कही कि इन
हुर्रियत के नेताओं को कब तक दामाद की तरह रखा जाएगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमने हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान से बात नहीं करने दी। पाकिस्तान ने जबरन बात की, हमने वार्ता तोड़ दी। फिर हमने ही वो हालात किए कि हमने कहा हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। तमाम यहां पर लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करते रहे दिल्ली में कि वो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मगर हमने कहा ना, यदि आप संविधान के दायरे में बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और तीसरी बात, अभी आपने पिछले महीने देखा कि चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की हो, चाहे इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई हो या एनआईए की कार्रवाई हुई हो, पहली बार अगर कानून का शिकंजा कसता शुरू हुआ है हुर्रियत के नेताओं पे, तो हमारी सरकार के ही दौर में हुआ है। क्योंकि अगर साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि आप पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, और उसके बाद भी आप भारत के अंदर इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, तो हमारी सरकार चुप बैठे हुए नहीं देख सकती। अखिलेश प्रताप जी, आप भी मानेंगे कि पहला कदम ले लिया गया और अब ये देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई और भी कड़ी हो जाएगी और होनी चाहिए परसों के वाकये के बाद? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं बोलूं? मैं एक और बात कहना चाहता हूं पद्मजा जी, जो लोग ये कहते हैं तथाकथित कश्मीर की लड़ाई है, बोलेंगे जी अपनी बात खत्म कर लीजिए। सुधांशु, मेरी आवाज इको भी कर रही है। और इसी बीच में ये भी खबर आ रही है कि श्रीनगर के पांथा चौक में आतंकी हमला हो गया। अपनी बात पूरी कर लीजिए सुधांशु जी। बात करते हैं, देखिए जो ये तथाकथित कश्मीर की लड़ाई की बात करते हैं हुर्रियत नेताओं को, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि ये कश्मीर का झंडा लेकर इन्होंने कभी कोई रैली की हो। ये झंडा पाकिस्तान का या झंडा आईएसआईएस का, यानी या तो दुश्मन का झंडा या आतंकवादी का झंडा। भाई ये कश्मीर की लड़ाई में मीरवाइज पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की जीत का जश्न मनाएं, इसका क्या तर्क है, मेरे समझ में नहीं आता। और अगर आप इसको इस्लाम की लड़ाई कहते हैं जो जाकिर मूसा ने कही थी, तो भाई ये बताइए जो बेचारे मारे जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस है ना। जी बिल्कुल, इसका जवाब हम लेंगे इनामुन नबी साहब से, पर जो आप कह रहे हैं कि उसने कब्जा किया हुआ है, इससे बहुत साफ है। दर्शकों को बता दें कि कश्मीर की लड़ाई है ना वो इस्लाम की लड़ाई है। बिल्कुल, एक बार फिर से एक आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है श्रीनगर के पांथा चौक में। एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया है और 2 और जख्मी हो गए हैं। शाम को हुआ है ये हमला और एक सीआरपीएफ का जवान सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर हमला किया पांथा चौक में। इसके बारे में हम और आगे भी आपको खबर देंगे। वापस आकर सवाल पूछेंगे इनामुन नबी साहब से कि जब पाकिस्तान का झंडा लेकर के लोग बाहर सड़कों पर निकलते हैं, उनको भड़काया जाता है, क्यों इन लोगों को सरकारी पैसे पर किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए? पूछ रहा है आज तक गद्दारों पर कब तक रहेगा रहम। सैयद सलीम गिलानी हुर्रियत के वरिष्ठ नेता हैं। सैयद गिलानी साहब मीरवाइज उमर फारूक के सारे जितनी सिक्योरिटी है, जितने पर्क्स है, उनको क्यों ना हटा लिया जाए? क्या उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए अयूब पंडित की हत्या की? ये आप सरकार को पूछें, मुझे क्यों पूछते हैं? आपको इसलिए पूछते हैं क्योंकि मीरवाइज साहब कहते हैं कि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर क्या उनकी बातों से, उनकी तकरीर से घाटी के हालात ऐसे नहीं हुए हैं? ये आप सरकार से पूछे, सरकार का सवाल है, हमसे ना पूछे। क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मीरवाइज उमर फारूक की? काय की? जो हुआ उसके लिए इसलिए नफरत का माहौल फैलाया है। अगर आपने बात सुननी है और बात करने के लिए मैं 3 सवाल पूछूंगा। मैं आप रखता हूं सवाल पूछने का। मैं जनता की तरफ से 3 सवाल पूछना चाहूंगा। एक पहले तो ये कि हमने अयूब पंडित साहब की हत्या की निंदा की है और हम उसको बिल्कुल गैर इंसानी और गैर इस्लामी साहब ने भी की, सबने की है। गिलानी साहब पहले नफरत फैलाते हैं, लोगों को पुलिस वालों के खिलाफ भड़काते हैं और जब हत्या हो जाती है तो निंदा करते हैं। आपके खिलाफ तो नहीं भड़काया। क्या अच्छा कुछ सवाल, आप एंकर हैं, आप टीवी एंकर हैं कि आप मेरे से लड़ने को आई है? आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं सीधा सवाल कर रही हूँ। आप ये बताइए कि कौन नफरत का माहौल फैला रहा है इस वक्त? आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप लड़ाई कर रही है। मैं लड़ाई नहीं कर रही, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आप सुने, फिर सुने, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुने। बताऊंगा गिलानी साहब से आप अजीब कर रहे हैं, बात सुनिए आप। नंबर 1, जब शब कद्र का मौका था, पूरे नवाटा से डाउनटाउन से गिलानी साहब अगर आप वरिष्ठ नेता हैं तो आप जवाब देने की जगह उल्टा सवाल क्यों दाग रहे हैं? मेरी बात सुन ले आप। जब आपने पूछा तो मुझे पूछने का, आपके सुने ना मेरी बात।
जब सरकार ने नवाटा से ओल्ड टाउन ओल्ड सिटी से पूरी फोर्सेस सीआरपी पुलिस हटा दी कि अब लोग हैं, शब है, शाकी टकराव ना हो जाए, उस वक्त के 12:30 बजे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर किसी सिक्योरिटी के गिलानी साहब, आप फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नफरत का वो माहौल किसने बनाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां के पांथा चौक पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है, 2 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। सीआरपीएफ की गाड़ी पर यह आतंकी हमला किया गया, एक सब इंस्पेक्टर इसमें शहीद हो गए हैं और 2 जवान साथ ही गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके को अब घेर लिया गया है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सीआरपीएफ की और टुकड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि शायद पास के स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें आतंकियों के छुपे होने की इस वक्त आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अशरफ, आतंकी कहां है इस वक्त? उनकी लोकेशन को पता लगाया गया है? अभी तो फिलहाल तलाशी अभियान जारी है पदमुजा, लेकिन काफी हिसास इलाका है ये। जैसे आपने कहा कि जो श्रीनगर का सबसे बड़ा स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो यहाँ पर पास में है और यहाँ पर सीआरपीएफ वालों जिन पर हमला हुआ था और जो बाकी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि हमले के बाद आतंकी जो है इसी स्कूल के रास्ते से फरार हुए हैं। लेकिन अगर आगे देखें, इस स्कूल का बहुत बड़ा परिसर है, उस पे चारों तरफ से तारबंदी है, वहां से उनका निकलना काफी मुश्किल है। तो इस बीच ये शक जताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ये मिलिटेंट डीपीएस स्कूल के भीतर ही कहीं छुपे हो। वहां पर कई सारी इमारतें हैं, कई सारी मंजिलों की का ये स्कूल है और सबसे बड़ा स्कूल कश्मीर का है और यहाँ पर करीब 100 से भी ज्यादा बसें परिसर के अंदर मौजूद। आईजी सीआरपीएफ रविदीप जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ मेरे साथ रहिए। रविदीप जी, आप पुष्टि कर सकते हैं कुल कितने आतंकवादी थे और अभी वो कहां पर मौजूद है? उनको घेर लिया गया है? अभी एग्जैक्ट नंबर बताना आतंकवादियों का मालूम ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारी जो आरोपी पार्टी थी वो गाड़ी में मोबाइल पेट्रोलिंग कर रही थी और एक जगह में जब वो पहुंचे तो उनके ऊपर आतंकवादियों ने फायर किया है और फायर करने के बाद एक हमारा जो एसआई है वो शहीद हो गया है और हमारे 2 लोग इंजर्ड हैं। तो ये है। और कितनी तरफ से फायरिंग आई थी कुल? क्या वो आतंकवादी पैदल थे, किसी गाड़ी में से फायरिंग हुई, किस तरह का हमला था ये हिट एंड रन है। ये पैदल आए थे एक साइड से, रोड के बाएं साइड से, डीपीएस स्कूल है और रोड के बाएं साइड से आए थे और फायरिंग करके वो अभी हमने एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। बस, थैंक यू जी। क्या आपको इस बात की आशंका है, रविदीप जी, आखिरी सवाल आपसे, इस बात की आशंका है कि शायद स्कूल की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं, उस बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है? या अभी स्कूल खाली ऑलरेडी है, यहाँ पे कोई स्कूल में स्कूल चिल्ड्रन नहीं है, तो अभी हम देख रहे हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। थैंक यू जी। रविदीप जी, सारी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं इस आतंकी हमले में, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पर वापस इस वक्त का जो बड़ी चर्चा का विषय है, आपसे मैं पूछ रही थी, हुर्रियत के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से मौजूद हैं, सैयद सलीम गिलानी साहब, जो हत्या की गई सब डिप्टी एसपी अयूब पंडित की, उसके पीछे क्या वजह थी? आपको सुन नहीं रहा हूं मैं। गिलानी साहब जी, मैं आपकी आवाज पूरी नहीं सुन रहा, कट की आवाज आ रही है। किसके भड़काने पे यह हत्या की गई है? देखिए, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये मैं आपसे कहूं, मैं 2-3 चीजें आपसे पूछ रहा था, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपके हिसाब से जिम्मेदारी किसकी है गिलानी साहब? जिम्मेदारी मैं बिल्कुल कहता हूं कि देखिए जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, जहां मुतनाज़िया मसला हो, मौजूद हो, उसमें ये सब चीजें, बदकिस्मती वाली चीजें होती हैं जो कि काबिल मुज़म्मत हैं। इनको कोई लायक नहीं करता, कोई इन पे खुश नहीं होता, कोई इनके हवाला से अपनी पीठ नहीं ठपठपाता। ये बदनुमा दाग है हम सब के लिए। एक आदमी को इस तरह से मार दिया गया, लेकिन आप देखें तो एक आदमी को मार दिया जाएगा, आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं एक आदमी को मार दिया जाएगा, एक पुलिस वाले को मार दिया जाएगा, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कह के कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं, रिएक्शन होता है।
आप मुझे जिम्मेदारी पूछते हैं तो मैंने उसकी वजह बतानी है कि नहीं बतानी? नहीं बतानी तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बात कर रहा हूं, आप बात नहीं करने दे रहे। आपके हिसाब से कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर एक तनाजा है, तनाजा के हवाले से पिछले 70 साल से एक मसला चला आ रहा है। अभी यहाँ पे गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही है, सिविल भी मर रहे हैं, फोर्स के लोग भी मर रहे हैं। तो एक तनाजा तो है ना जिसके बीच में ये वजह हुई। आप आंखें बंद कर लेंगे, आप कहेंगे शर्मनाक बात है कि एक कश्मीरी पुलिस वाले को सरे बाजार पीट कर मार दिया जाए और आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऐसा रिएक्शन हो ही जाता है। सुधांशु जी, अखिलेश जी क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बोलूं? आपकी मर्जी है, आप इस तरह से बात सुन रही है, आप जिस तरह से मैं तो सिर्फ एक वाक्य कहूंगा कि आप जिस तरह से मर्जी सुन ले, ठीक है। मजाक कौन बोलेगा? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। लाओ भैया, अच्छा लाओ भैया, मैं पट्टी बांध लो मुंह पे, यहाँ चेहरा दिखाने के लिए मैं आया। देखिए, मैं सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, उसके बाद एक कश्मीरी शहीद हुआ है और ये कश्मीर के तथाकथित आजादी के जंगजू वो कह रहे हैं वो तो हो जाता है ऐसे हालात में। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनकी कितनी संवेदनशीलता है और उनकी कितनी भावना जुड़ी हुई है। या ये हकीकत में जिस तरह के सबूत सामने आए उसके हिसाब से लगता है कि साहब ये और कुछ नहीं है, ये केवल एक तिजारत है, वो भी दहशत की तिजारत है जो सीमा पार से की जा रही है। अखिलेश जी, बोलना है मुझे? शुक्रिया, मुझे याद आई आपको। हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे सुधांशु जी को निर्बाध आप बोलने देते हैं, हमें भी बोलने देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए, सब चीज़ें कब से शुरू हुई हैं, क्यों हो रही हैं? जब से माननीय मोदी जी और हमारे मुफ्ती साहब की सरकार आई है, जो सीमा पे तनाव था वो शहरों के अंदर आ गया। 3 लोगों को जिम्मेदारियां वहाँ पे हैं, जो तीन तरीके हैं जिससे वो कंट्रोल हो सकती है। एक सेना, एक प्रशासन, एक राजनीतिक व्यवस्था। सेना अपना काम कर रही है, प्रशासन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने आप दिख रही है कि वो आतंकवादियों या अलगाववादियों या पत्थर फेंकने वालों के साथ सिंपैथी रखती है। इसके पहले कभी भी न पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, न ISI के झंडे दिखते थे, न नारे लगते थे, न पत्थर होते थे। लेकिन जो प्रशासन का काम है इन चीज़ों को नियंत्रित करना, वो नियंत्रित न करके उनके साथ खड़ी दिखती है। जब भी बोलती है तो उनके साथ बोलती है। अखिलेश जी, इसके पहले कभी पत्थर नहीं चलते थे? ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं नियंत्रित करने की, वो लोग भारत के ऊपर कुछ भी बोलते रहें, उन पे राष्ट्रद्रोह नहीं लगता है। लेकिन गुजरात तो जिम्मेदारी सरकार की है, भीड़ को उकसाया सरकार ने। सुधांशु त्रिवेदी, तो उसे राष्ट्रद्रोह। मेरी बात होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। मध्य प्रदेश का किसान अगर अनाज का दाम मांगेगा तो उस पर राष्ट्रद्रोह लग जाएगा। गुजरात अरे अखिलेश जी, कहां बात को आप ले जा रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। वही उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा धीरज से सुन लीजिए। उदाहरण दे रहा हूं, अभी इसी विषय पे रही है अखिलेश जी। राष्ट्रद्रोह के कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग दिन भर राष्ट्रद्रोह करते हैं कश्मीर में, उनको VVIP ट्रीटमेंट है। वो क्योंकि वो राष्ट्र को कोस सकते हैं, उनको भारत की समृद्धता को चैलेंज करें, उनको छूट है। लेकिन बीजेपी की सरकार और मोदी जी को यदि चैलेंज करेंगे तो उन पर राष्ट्रद्रोह लगेगा। ये आपको इंतजार किस बात की है? श्रीनगर में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, मैं जवाब दे लूं? प्रशासनिक व्यवस्था क्यों? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही है? प्रशासन के लोग क्या? देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने, लोकल पुलिस, मैं इसे क्या कहूं, चालाकी कहूं, इसको हास्यास्पद कहूं या निंदनीय कहूं? आपने अभी गिलानी ये कह रहे थे कि 70 साल की समस्या, और आपने कह दिया कश्मीर 3 साल की समस्या है। इतनी आसानी से आप पिछले 67 साल पूरे के पूरे तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। और रही बात इसकी, पत्थरबाजी पहले नहीं हुई क्या 90 के दशक में सारे के सारे स्कूल नहीं जलाए गए? अरे जनाब, ये कश्मीर का मामला उस समय बर्बाद हुआ जब आप भारत के इतिहास की श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली सरकार लेके बैठे थे। 414 की मेजॉरिटी और पूरे देश में आपका शासन था, लगभग सारे राज्यों में, और लोकसभा और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत था। तब यह कश्मीर की समस्या शुरू हुई। और आज के जो हालात हैं, मैं ये कहना चाहूंगा
कि जिस ढंग के ट्रीटमेंट यहां किए जा रहे हैं, यहां पे एक और बात, जब उन्होंने पॉलिटिकल लड़ाई की बात कही, उसमें एक आइडियोलॉजिकल एलिमेंट भी आता है। कश्मीर की पार्टियों को तो छोड़ दीजिए जनाब, ये बताइए कि जो लोग ये नारे लगाते हैं कि जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक, दिल्ली में काहे आपके नेता उनको समर्थन देने के लिए जाते हैं? इसका मुझे जवाब चाहिए। अफजल गुरु के फांसी देने पे कश्मीर में आग लग जाएगी, ये गुलाम नबी आजाद बतौर चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आके कहते हैं, और उसकी वजह से संसद के हमले पे मारे गए शहीदों के परिवार मेडल लौटा देते हैं, मगर 7 साल लग जाते हैं आपकी सरकार को फांसी देने में। वो भी 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक ना आ गया होता और भाजपा का इस तरह का ज्वार ना दिख रहा होता तो शायद आप तब भी फांसी ना देते। इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बताइए कि बार बार बात एक सुरक्षा की भी हो रही है कि जो सैनिक है, जो घाटी में सैनिक है, भले ही वो सीआरपीएफ के हों, फौज के हों, पुलिस के हों, उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। 3 दिन में हम लगातार मौत देख रहे हैं। पहले अयूब पंडित को मारा गया और अब सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर भी हमला हो गया है। ये सुरक्षा मुहैया कराने में सरकार क्यों असमर्थ है? आज फिर एक हमला हो गया है, एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। देखिए, सरकार सुरक्षा मुहैया कराने, जो घटना हुई है, सरकार उन सारी घटनाओं के प्रति पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है और सुरक्षा प्रोवाइड करने के जो दोनों बातें हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों के ऊपर सरकार काम कर रही है। और जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां प्रोवाइड करने की जो एक आवश्यकता महसूस हुई है, सरकार ने उस दिशा में भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और शीघ्र ही सुरक्षा बलों को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां उपलब्ध होंगी। काश ये पहले कर दिया होता तो शायद फिरोज डार आज भी हमारे साथ होंगे। चलिए अखिलेश जी, आप जवाब देना चाहते थे। अखिलेश प्रताप सिंह। जनरल शंकर प्रसाद, जो अभी सैयद सलीम गिलानी ने पहले बोला था कि 70 साल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सैयद गिलानी साहब से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, गुस्सा फूट रहा है, इनको शय कौन दे रहा है? इनको कौन बढ़ोतरी दे रहा है? यही लोग तो बढ़ोतरी दे रहे हैं। अगर ये बढ़ोतरी देना बंद कर दें और जो भी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है या आर्मी या पुलिस लेती है, मुबारक देंगे, अगर मालाएं पहनाएंगे, हमारे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट क्या दे दिया, जिनके बेटों को, जिनके बाप को, जिनके भाइयों को मारा गया, जिनकी इस्मतों को कनन पुष्पा से लेकर आप यहाँ तक देखें, वहां तो ये होगा। आप क्यों नहीं हकीकत जो रियलिटीज है उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे? हकीकत को आप तस्लीम करें ना। मैं कह रहा हूं एक तनाजा था, तनाजा के साथ साथ यहाँ पे जिस तरह की चीजें, जरा मैं बोल लूं या ये बोलेंगे? अवसर मिलेगा। जनरल शंकर प्रसाद। पद्मा जी, देखिए, ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। असलियत ये है कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जरूरत से ज्यादा खराब हो चुकी है और जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस हालात अच्छे नहीं करेंगे तब तक कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकता। आज की तारीख में जितने एमएलएस कश्मीर की असेंबली में हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वह सुरक्षा नहीं है। जब तक सुरक्षा वहाँ पर नहीं होगी, कम से कम इन 4 डिस्ट्रिक्ट में, तब तक वहाँ कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकता। इस बात के जो जिम्मेवार हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, इसके जिम्मेवार हैं जो पीसनिक्स हैं, इसके जिम्मेवार हैं जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। और जबकि आर्मी चीफ और जबकि आर्मी के लोग इसकी कोई कार्रवाई करते हैं तब उसकी वो निंदा करते हैं। बिल्कुल, और गिलानी साहब, आप सबसे आगे होते हैं। मैं कुछ बोलूं? 3 जवान घायल हुए थे, उसमें से एक की मौत हो चुकी है। अब इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सुरक्षा बल लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन हमलावरों को किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकाले, ट्रेस करें। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की कई सारी टुकड़ियाँ पहुँच गई हैं और सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि पूरे के पूरे इलाके को इसी तरीके से ढूंढ निकाला जाए, सर्च किया जाए और इन हमलावरों का पता लगाया जाए। कैमरामैन गौहर के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। एक सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया गया जिसमें एक एसआई शहीद हो गए हैं, एक अफसर शहीद हो गए हैं और 2 जवान गंभीर रूप से घायल है। शक ये भी है कि पास की एक इमारत में, एक स्कूल की इमारत में आतंकी मौजूद हो सकते हैं। सीआरपीएफ ने इस बारे में क्या बताया, हमें सुनिए।